सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और लेखक एस रामसुंदरम ने द हिंदू में लिखा है कि कैसे तमिलनाडु ने राजनीति से जाति और धर्म को पूरी तरह बाहर कर दिया है। आइए गहराई से समझते हैं कि उन्होंने अपने इस कॉलम में क्या कहा है। विवेचना। तमिलनाडु ने राजनीति से धर्म और जाति को कैसे अलग किया। तमिल फिल्में और तमिलनाडु की राजनीति एक ऐसी अटूट जोड़ी है जिसने बड़े पैमाने पर इस राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से फायदा पहुंचाया है। पिछले महीने मशहूर अभिनेता और हाल ही में तमिळग वेट्रिक कड़गम टीवी के नाम की पार्टी बनाने वाले सी जोसेफ विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस घटना को देखकर स्वाभाविक रूप से एमजी रामचंद्रन एमजीआर की याद आ जाती है। एमजीआर भी एक बेहद सफल अभिनेता थे जिन्होंने 1977 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद संभाला था और 1987 में अपनी मृत्यु तक लगातार 3 बार चुनाव जीतते रहे थे। वे भारत में अभिनेता से मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। हालांकि फिल्म स्टार के रूप में सफल होने के अलावा एमजीआर और विजय के बीच शायद ही कोई समानता हो। एमजीआर केरल के नायर समुदाय से आने वाले एक हिंदू थे, जबकि विजय एक तमिल ईसाई हैं। एमजीआर की सबसे प्रसिद्ध सह कलाकार और उनकी उत्तराधिकारी जयललिता, जिन्होंने 16 वर्षों तक राज्य पर शासन किया, वह एक तमिल ब्राह्मण थी। इसके अलावा राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री सी एन अन्नादुरई, उनके उत्तराधिकारी एम करुणानिधि और उनके बेटे एम के स्टालिन, ये सभी गैर ब्राह्मण हिंदू रहे हैं। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु के मतदाताओं में 88% हिंदू हैं, जबकि ईसाई और मुस्लिम क्रमशः 6-6% हैं। इसके बावजूद इस राज्य ने बिना किसी हंगामे या हिचकिचाहट के अलग-अलग धार्मिक और जातीय पृष्ठभूमि के नेताओं को नियमित रूप से चुना है। आखिर ऐसा कैसे हुआ और क्या यह मॉडल दूसरे राज्यों में भी दोहराया जा सकता है? एक राजनीतिक इतिहास इसका श्रेय काफी हद तक द्रविड़ आंदोलन को जाता है, जिसकी शुरुआत 1920 और 1930 के दशकों में हुई थी। साल 1916 में गैर ब्राह्मण संभ्रांत समूह द्वारा जस्टिस पार्टी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरियों में ब्राह्मणों के दबदबे को खत्म करना था। यह पार्टी 1920 में ही गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण हासिल करने में सफल रही। इसके बाद ईवी रामासामी, जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं, के आत्मसम्मान आंदोलन और द्रविड़ कज़गम आंदोलन ने जातिगत उत्पीड़न और असमानता से मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। यह आंदोलन राज्य के ब्राह्मणों के खिलाफ एक मजबूत विरोधी ताकत बन गया। पेरियार के ब्राह्मण विरोधी रुख के कारण कई बार तीखे भाषण हुए और हिंदू देवी देवताओं के अपमान की घटनाएं भी सामने आईं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस पार्टी के उभार के कारण जस्टिस पार्टी का ग्राफ 1937 तक गिर गया, जबकि पार्टी 1920 के बाद 4 बार सरकार बनाने में सफल रही थी। इसके बाद 1949 में द्रविड़ कज़गम में फूट पड़ गई और सी एन अन्नादुरई के नेतृत्व में एक अलग धरा बना, जिसका नाम द्रविड़ मुनेत्र कज़गम डीएमके रखा गया। डीएमके 1967 में सत्ता में आई और उसने खुद को पेरियार के अति ब्राह्मण विरोधी और धर्म विरोधी विचारों से थोड़ा दूर कर लिया। आज भले ही तमिलनाडु की राजनीति में पेरियार की पार्टी डीके की भूमिका कम हो गई हो, लेकिन उनके सबसे सक्रिय दौर के एक सदी बाद भी आज का तमिल नागरिक या तो पेरियार का कट्टर समर्थक होता है या उनका मुखर विरोधी। वहां कोई बीच का रास्ता नहीं है। समावेशी नीतियां। इन पार्टियों द्वारा रखी गई नींव और पिछले 3 दशकों के सामाजिक सुधारों का परिणाम ये हुआ कि सभी समुदायों में शिक्षा का दायरा बढ़ा। सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मण जातियों और कुछ हद तक दलितों को आरक्षण मिला। के कामराज के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने सभी के लिए मुफ्त शिक्षा पर जोर दिया था। वहीं कलैஞர் करुणानिधि के नेतृत्व वाली सरकार ने समानता के गांव जैसी समावेशी बस्तियां बनाकर दलित समुदाय के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया। एमजीआर की मिड डे मील योजना के कारण स्कूलों में लड़कियों के नामांकन में भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे वे स्कूल में टिकी रहीं और आगे चलकर काम करने का संकल्प ले सकीं।
1990 के दशक से जयललिता की एआईएडीएमके सरकार और करुणानिधि और बाद में उनके बेटे स्टालिन की डीएमके सरकारों ने विनिर्माण क्षेत्र, विशेष रूप से ऑटो सेक्टर में विदेशी निवेश को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया। नतीजतन आज तमिलनाडु में भारत की सबसे अधिक लगभग 50% आबादी शहर में रहती है, जो इसकी तीव्र आर्थिक वृद्धि और सभी धर्मों व जातियों के सामाजिक उत्थान का मुख्य इंजन है। एक और उल्लेखनीय उपलब्धि ये है कि भारत के कारखानों में काम करने वाली महिलाओं का लगभग 42% हिस्सा अकेले तमिलनाडु से आता है, जबकि राष्ट्रीय आबादी में इस राज्य की हिस्सेदारी महज 6% है। इतना सफल सामाजिक सुधार तमिल समाज को सामाजिक न्याय और आत्मसम्मान आंदोलन की एक स्थायी देन है। फिल्मों की भूमिका। औसत तमिल मतदाता के मन में जाति या धर्म का पूर्वाग्रह न होने के पीछे एक उतना ही बड़ा कारण तमिल फिल्मों और उनके अभिनेताओं का प्रभाव भी है। तमिल फिल्म उद्योग केवल योग्यता को तवज्जो देने के लिए जाना जाता है, जहां धर्म या जाति का कोई स्थान नहीं होता। जहां एमजीआर, जयललिता और अब विजय बड़े स्टार रहे हैं, वहीं करुणानिधि कई हिट फिल्मों के पटकथा लेखक थे, जिनमें एमजीआर की कुछ फिल्में भी शामिल थीं। करुणानिधि, एमजीआर और जयललिता के दौर को मिला लें तो तमिलनाडु की सत्ता से फिल्म उद्योग का ये जुड़ाव लगभग 42 वर्षों का रहा है। साल 2010 में तंजावुर के पेरिया कोविल मंदिर के 1000वें वर्षगांठ का भव्य आयोजन करके करुणानिधि ने ये दिखा दिया था कि एक नास्तिक शासक का अपनी आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के खिलाफ होना जरूरी नहीं है। अब अभिनेता विजय की पार्टी टीवी के भी बड़ी संख्या में दलित और महिला विधायकों को मैदान में उतारने और उन्हें जीत दिलाने में कामयाब रही है। निष्कर्ष। संक्षेप में कहें तो पिछले एक दशक के ऐतिहासिक आंदोलनों और धर्मनिरपेक्ष तमिल फिल्म उद्योग के सकारात्मक प्रभाव के कारण तमिलनाडु के मतदाता ने हमेशा उम्मीदवार की जाति या धर्म से ऊपर उठकर अन्य मुद्दों पर वोट दिया है। तमिलनाडु ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसे पाने के लिए 18वीं शताब्दी के यूरोप को चर्च और राजशाही, धर्म और सत्ता को अलग करने के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था। तमिल सिनेमा और तमिलनाडु की राजनीति एक ऐसी अटूट जोड़ी है जिसने राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध किया है। यही कारण है कि ये मॉडल अन्य राज्यों के लिए इतनी आसानी से दोहराने योग्य नहीं है।